हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आगे शक्ति के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे। स्टेज 2 में हमने 30-35 तक क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन शक्ति के। तो इस बार फिर मैं स्टेज 2 में और आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन शक्ति के ही हैं। फिर दोबारा जब हम डिस्कशन करेंगे शक्ति पढ़ने के बाद, तो फिर जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो सारे हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ और आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, कार्य में कुछ और बात बता के फिर हम आगे और बढ़ रहे हैं। तो कार्य के बारे में हमने पढ़ दिया, अब ऊर्जा के बारे में भी हमने पढ़ दिया, कार्य ऊर्जा पर में भी हमने पढ़ दी थी, घूर्णन गति के लिए भी। तो मैं कुछ और सवाल लेके चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन है जी कि वेग इजिकल टू ए रूट ऑफ एक्स है। मॉड्यूल का उदाहरण है ये। v इक्वल टू ए रूट एक्स के अनुसार परिवर्तित होता है। ए नियता के सभी बलों के द्वारा विस्थापन 0 से d तक किए जाने वाले कार्य की गणना करने हैं। तो आप सबसे पहले ये देखो, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, x1 से x2 तक जाना है। x1 कितना है, 0 है, और x2 कितना है जी, d है। तो v1 कितना आएगा, v1 आएगा a इंटू इसकी जगह मैं 0 रख दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। v2 क्या आएगा, a इंटू इसकी जगह मैं d लिख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a रूट d आ जाएगा। तो सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य का क्या सूत्र होता था बताओ। जितने भी बल हैं सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य का एक सूत्र होता है, सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m इंटू में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, 1/2 m गतिज ऊर्जा है, v2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू डी माइनस v1 का स्क्वायर करोगे वो तो 0 ही है जी। तो ये कितना आएगा बोलो, हाफ m a स्क्वायर d आ जाएगा कि नहीं बताओ, आएगा, यही आएगा। ठीक है, और जैसे जो एक ये आते हैं, ये स्थितिज ऊर्जा से जो जुड़े होते हैं, ये लास्ट टाइम में एक सवाल मैंने कराया भी था कि जब आपको स्थितिज ऊर्जा दे दे तो आपको आप उसका अवकलन कर सकते हैं। एक तो डी यू बाई डी एक्स, एक बोलूँ डी यू बाई डी वाई, एक बोलूँ डी यू बाई डी जेड। डी लगा सकते हैं, डेल्टा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बल आएगा आप जानते हैं जी कि डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी आर बल होता है। ये हमारा मुख्य फार्मूला क्या था, देखो मुख्य फार्मूला क्या था मैं बताऊं आपको। मुख्य फार्मूला ये था F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो आप माइनस लगा सकते हैं इन सब के आगे, माइनस डी यू बाई डी आर करेंगे तो ये आएगा बल कौन सी दिशा का, एक्स दिशा का बल। ये बल आएगा जी वाई दिशा का, और ये बल आएगा जी जेड दिशा का। ये एक्स वाई और जेड दिशा के बल आएंगे जब आप इसका अवकलन करोगे। u आपको किसी भी रूप में दी जा सकती है, x के रूप में, y के रूप में। तो आप लास्ट में इनको सोल्व आगे कर सकते हो। देखो कैसे, जिस तरह मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा दे दे आपको, स्थितिज ऊर्जा इस तरह से दे रखी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2y जेड प्लस में 3xyz। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ y ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz प्लस में 3xyz, इस तरह का सवाल है। तो आपको पूछ दे जी बल बताओ, क्या पूछेगा सवाल में, बल बताएं और कहाँ पर बताएं, 1,1,2 पर। यानी 1,1,2 क्या है बताओ। यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, लेकिन z की वैल्यू क्या है 2। ये छोटी क्लास में आपने पुट करे होंगे 1 1 इस तरह से। तो मैं देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या है जी, डी यू बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, बाकी सबको नियत मान के। क्या करना है देखो, इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन
एक्स को ही उठाना है खाली, एक्स के सापेक्ष अवकलन बाकी सबको नियत मानते हुए, बाकी सबको नियत मानते हुए, समझ गए। इसी तरह ये क्या है, ये क्या बताओ, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन बाकी सबको नियत मानते हो, बाकी जो भी बच गए बाकी सबको नियत माने। और इसी तरह ये क्या होगा, z के सापेक्ष अवकलन बाकी सबको नियत माने। समझ गए जी बात तो क्या है। तो देखो अब मैं एफ एक्स कैसे करूंगा, एफ एक्स बराबर आएगा जी माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी सिर्फ एक्स का ही अवकलन करना है, बाकी सबको नियत मानना है। वाई है, वाई को तो बाहर ले लिया, नियत मान लिया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, ऊपर वाली घात आगे आ जाती है ना, इसमें x है ही नहीं, 2 भी नियत, y भी नियत, z भी नियत, ये सारे नियत हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा 0। 3 yz को बाहर ले लिया, जिस तरह 3 को बाहर लिया, yz को बाहर ले लिया, तो x का अवकलन कितना हो गया 1। समझ गए हो जी। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो एफ एक्स आ जाएगा माइनस का 2xy, माइनस का 2xy और माइनस का 3yz, माइनस का 2xy और माइनस का 3yz। समझ गए। अब y के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, देखो y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करना है तो एक्स स्क्वायर को नियत मान लिया, y का कितना 1, 2z को नियत मान लिया, 2z को नियत मान लिया और y का 1, 3xy को नियत, xz को नियत मान लिया, 3xz को नियत मान लिया और y का क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये y के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब z के सापेक्ष अवकलन लेना हो तो देखो, z के सापेक्ष अवकलन लेना होगा तो कैसे, fz माइनस का साइन लगाया, इसमें भी माइनस का साइन तो रहेगा ही, आगे आगे माइनस का साइन तो सब में ही रहेगा, माइनस का साइन। z के सापेक्ष, पहले में z नहीं है 0, दूसरे में 2y को आगे ले लो, z का 1, फिर आगे ले लो जी 3xy को, z का 1। ठीक है, ये x का, y का और z का आ गया। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो समझिए कुल बल क्या होगा, कुल बल होगा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ये जी कुल बल। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसे लिखना है। अब आपने बल तो निकाल लिया, अब उनका मान भी रखो। देखो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देता हूँ, इनसे हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एफ एक्स कितना आएगा, देखो एफ एक्स माइनस का 2, एक्स और वाई दोनों 1 1 है, 3 वाई 1 है, लेकिन जेड कितना है जी 2, तो ये कितना आएगा बोलो, -2 -6 -8 आएगा जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ, -8 आई कैप प्लस एफ वाई कितना आएगा बताओ, एफ वाई कितना आएगा, माइनस तो आगे है ही जी, एक्स का स्क्वायर, एक्स तो 1 ही है जी, 1 का स्क्वायर 2 जेड, जेड कितना ले लें जी 2 ले लें, 3 एक्स कितना 1 और जेड कितना 2, तो कितना आया बताओ। देखो माइनस तो बाहर ही, अंदर 1 4 और 3 दूना 6, तो 6 और 4 10 और 1 11, माइनस का 11, माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 8 एफ एक्स आया था और माइनस का 11 एफ वाई आया है। एफ जेड
एफ जेड कितना हुआ बताओ, माइनस बार ले लिया 2, वाई की जगह क्या ले लूँ 1 ले लूँ, 3 एक्स भी 1 है और वाई भी क्या है 1 ही है दोनों। तो ये कितना हो गया बोले 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस का बाहर ले लिया 2 + 3 -5 -5। तो फाइनल आंसर क्या है आप बल का, अब यहाँ से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। फाइनल आंसर आएगा -8i -11j -5k। अब आपको इसका परिमाण निकालना पड़ जाए तो आप परिमाण भी निकाल सकते हो बल का, मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, -8 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा देखो 64, 121 और 25। इसका रूट ले लो और इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो। 5 और 1 6, 4 10, असल 1, 2 2 4 और 6 10 और 1 11, फिर असल 1 और 1 और 1 2, 210 रूट 210 न्यूटन। कोई कन्फ्यूजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल था एक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है जी। तो देखिए आगे एक हम बढ़िया प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो आगे उसमें छोटी छोटी बातें थी, जैसे मॉड्यूल में बी एफ हम डी ओ बाई डी एक्स लेते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, तो u आप निकाल सकते हो, f दे के u भी पूछा जा सकता है। a बराबर माइनस डी ओ बाई डी एक्स था, तो u क्या थी -f dx और x1 से x2, ये फार्मूला तो था ही हमारा मेन फार्मूला, यहीं से तो स्टार्टिंग करी थी हमने, ठीक है। सतती ऊर्जा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है जी। आकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक और प्रतिकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, ठीक है। याद रखना, छोटी सी बात है, भी आकर्षण बल हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ऋणात्मक, और प्रतिकर्षण बल हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी धनात्मक होगी, ठीक है। जब दो कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल हो तो R का मान बढ़ता है, और जब दो कणों के बीच जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल होगा ऊर्जा उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। मेन सवाल पे मैं जा रहा हूँ, एक मेन सवाल कराने जा रहा हूँ, देखना काफ़ी अच्छा सवाल है। जी सवाल है, क्वेश्चन है एक, किस तरह का क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है, और ये इस तरह से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, इस तरह का ऐसा प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, समझ गए। और इस पर एक गुटका है जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं,
m द्रव्यमान का गुटका है, F बल लगाकर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। सवाल समझना पहले आप। कुल ऊंचाई h दे रखी है और जो कुल लंबाई है कुल लंबाई है वो L दे रखी है। समझ गए? H और L। कहानी क्या है? एक m द्रव्यमान की वस्तु चित्र के अनुसार एक पहाड़ी पर F बल द्वारा धीरे धीरे चढ़ाई जाती है। सवाल लिखना पहले। m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाकर m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाकर उसे धीरे धीरे एक पहाड़ी पर चढ़ाई जाती है। बल पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश है। बल प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश है। भाई बल यहाँ पर यहाँ है, इधर होएगा तो बल इधर हो जाएगा। स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा मतलब ये देखो यहाँ पर बल इधर है, यहाँ पे बल इधर हो जाएगा, ऐसे स्पर्श रेखा के अनुदिश है बल हर जगह। ठीक है। इस बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा यदि पहाड़ी की ऊंचाई h है। पहाड़ी की ऊंचाई h है, हमें बल के द्वारा किए गए कार्य निकालना है। इसके आधार की लंबाई L है और घर्षण गुणांक म्यू है। घर्षण गुणांक कितना दे रखा है? घर्षण गुणांक म्यू दे रखा है, ऊंचाई h दे रखी है, आधार की लंबाई L है। तो आप ये देखिए धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं, मतलब जो वेग यहां पर है वही वेग यहां पर है। मैं ये कह रहा हूं धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं मैं ले रहा हूं आरंभिक वेग है वो v है, अंतिम वेग भी कितना है? v है, दोनों वेग बराबर है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या? हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है। इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है जी, दोनों ही वेग बराबर हैं, तो 0 0 हो गया। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य 0 आएगा। और हमें निकालना क्या है? हमें सवाल में निकालना क्या है? हमें निकालना है कार्य बाय कैपिटल F। सवाल में यह पूछा है जी, जो बल लगाकर हम पहाड़ी पर वस्तु को चढ़ा रहे हैं उस बल के द्वारा कितना कार्य होगा। अब देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं इस पर, कौन कौन से बल लग रहे हैं, देखो मैं बताता हूं। इस पर एक तो लग रहा है जी नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया, यहां से ऐसे नॉर्मल पहला बल, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दूसरा बल लग रहा है इस पर mg, 2 बल हो गए। तीसरा बल लग रहा है इस पे जी घर्षण बल, छोटा f, घर्षण बल 3 बल, और चौथा आप खुद ही लगा रहे हो कैपिटल F, यानी 4 बल लग रहे हैं वस्तु पर। mg लग रहा है, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, कैपिटल F लग रहा है। वस्तु पर कुल 4 बल लग रहे हैं। वस्तु पर कुल 4 बल लग रहे हैं। चार बल लग रहे हैं। कौन कौन से जी 4? नंबर 1 N प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बोल दो, सामान्य या सीधा ही बोल दो अभिलंब प्रतिक्रिया, सामान्य अभिलंब भी बोल देते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। दूसरा mg गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा स्मॉल f घर्षण बल, और चौथा कैपिटल F आरोपित बल।
ठीक है, ये 4 बल लग रहे हैं। तो इन चारों के द्वारा किया गया कार्य लेना है हमें। कैसे लेंगे देखो, कुल कार्य सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात हम पहले देख चुके हैं। तो कौन कौन से 4 बल हैं देखिए, पहला N, दूसरा mg, तीसरा स्मॉल f, चौथा कैपिटल F इक्वल टू 0। कैपिटल F तो हमें निकालना है। अब सबको अलग अलग यहाँ निकालो और वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो पहला आता है जी नॉर्मल के कारण बल। नॉर्मल के कारण बल, आप देखो नॉर्मल तो हमेशा सतह के लंबवत ही होगी ना जी, विस्थापन के हमेशा क्या होगी, नॉर्मल बल है वो तो विस्थापन के हमेशा लंबवत ही होगी, तो उसके कारण बल तो क्या होगा, 0। N हमेशा विस्थापन के लंबवत है, विस्थापन के लंबवत होगी, तो क्या होगा जी, वर्क डन बाई N Fs कोस 90 डिग्री, यानी क्या हो गया, 0। यानी एक काम हो गया जी हमारा। अब घर्षण बल और mg बल 2 बच गए और कैपिटल F हमें निकालना ही है, ठीक है। अब आप देखो घर्षण बल के कारण कैसे लेते हैं, mg के कारण भी हमें लेना पड़ेगा। घर्षण बल के कारण तो देखो म्यू इंटू एन लेते हैं जी भाई, एक तो हो गया n के कारण बल। अब दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पर कौन है, mg। तो mg के कारण बल कैसे आएगा, ये एक देखने वाली बात है। उन्होंने टोटल बल mg के कारण, यहां से वस्तु स्टार्ट हुई थी, देखो यहां से वस्तु स्टार्ट हुई थी और वस्तु कहां गई है, आपको सिर्फ y दिशा का विस्थापन देखो, mg के कारण कार्य कितना होगा बताओ, mg कहां लग रहा है, नीचे, और आप y दिशा में विस्थापन कहां जा रहे हो, ऊपर, mg h कोस 180 डिग्री। ये देखो ना, ब्लॉक यहां से यहां गया है h विस्थापन तय करके, लेकिन mg तो कहां लग रहा था, mg नीचे लग रहा था और h कहां थी, ऊपर, h कहां था, ऊपर था। तो कितना आया, माइनस mgh, कोस 180 -1 होता है, 2 काम हो गए जी। mg के कारण भी कार्य आ गया माइनस का mgh, और ये तो आपको निकालना ही था बस। अब घर्षण बल के कारण कार्य आ जाए तो आंसर आ जाएगा। घर्षण बल के कारण कार्य कैसे आएगा ये आपको देखना है। सबसे पहले तो घर्षण बल, घर्षण बल कितना है, स्मॉल f, म्यू इंटू एन, म्यू गुणा एन होगा, बिल्कुल होगा जी। तो इसको कैसे लें, F इक्वल टू म्यू, एन की जगह मैं क्या ले लूं, mg कोस थीटा। भाई है तो एक नत्तल ही है तो एक नत्तल ही, एक छोटा सा नत्तल आप मान सकते हो इसके जगह। एक छोटा सा नत्तल मैं यहां से यहां बना सकता हूं। कैसे बनाऊं देखो, एक छोटा सा नत्तल लेता हूं यहां से यहां, ऐसे, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, दिखने में इजी रह जाएगा, ऐसे। ये कोई कोण थीटा है, इस लंबाई को ले लेता हूं जी मैं dl, ये छोटी सी लंबाई है कोई, इसको मैं dh ले लेता हूं, और इस दूरी को मैं ds ले लेता हूं, और ब्लॉक यहां से यहां जाएगा जी, ब्लॉक यहां से यहां जाएगा। इसलिए मैंने ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या लिया है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ले ली, और इधर आ गया पीछे घर्षण बल mg कोस थीटा, म्यू mg कोस थीटा, ठीक है, समझ गए जी। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा ये देखने वाली बात है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य
क्या आएगा, घर्षण बल F, आगे छोटा सा विस्थापन, भाई पूरा विस्थापन तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि बदल रहा है, तो मैं क्या लूंगा, म्यू F पीछे, घर्षण बल कहाँ है, पीछे, और विस्थापन ds कहाँ है, आगे, ऊपर जा रहा है ना जी, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, F ds cos 180 डिग्री, cos 180 क्या होगा, -1, क्या माइनस F इंटू में ds, ये होगा जी। F की वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, ds कैसे पुट करोगे आप, ds आप यहां से निकाल लो dl के रूप में, क्या होगा देखो जी, dl अपॉन ds, ये क्या होगा, dl क्या है dl, आधार बटे करण, आधार बटे करण क्या होगा, कोस थीटा। तो ds की जगह आप क्या लिख सकते हो, ds की जगह आप लिख सकते हो dl बटे में कोस थीटा, ds की जगह आप लिख सकते हो dl बटे कोस थीटा, ठीक है। f ds हो गया, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बात क्या होगी जी, ds का इंटीग्रेशन करना होगा हमें मेन, तो क्या होगा देखो, माइनस f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू क्या है, म्यू mg कोस थीटा, f की वैल्यू है म्यू mg कोस थीटा, इनटू में ds की वैल्यू रखो, ds की वैल्यू है जी dl अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस का म्यू mg बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl तो हमने एक छोटी सी लेंथ ली थी जी, यहां पर आप यहां दिखा सकते थे, जैसे हमने यहां पर लिया है, एक छोटा सा एंगल लिया dl, इसको लिया जी हमने ds, ये dl ऐसे लिया है जी, समझ गए। तो dl 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 जुड़ के पूरा क्या हो जाएगा, l, तो फाइनल ये क्या बन जाएगा, माइनस म्यू mg इंटू l, माइनस म्यू mgl, क्या बनेगा, माइनस म्यू mgl प्लस wf इक्वल टू 0। तो wf को एक तरफ कर दो, wf को एक तरफ कर दिया, दोनों दूसरी तरफ चले गए, mgh प्लस में म्यू mgl, mgh प्लस में म्यू mgl, समझ गए जी, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। समझे बात को, ध्यान से देखो इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड प्रॉब्लम। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोबारा से, देखिए कहानी क्या क्या है। आरंभिक वेग v है, अंतिम वेग भी v है, यहाँ पर भी वेग v है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो 0 है। वस्तु पर कुल 4 बल लग रहे हैं जी, मैंने आपको बताया, mg घर्षण बल, आरोपित बल और नॉर्मल रिएक्शन, n लग रहा है एक mg लग रहा है, एक घर्षण बल लग रहा है और कैपिटल F लग रहा है। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या आया था, शून्य। अभिलंब बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, mg बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, आरोपित बल। नॉर्मल का कार्य हमने यहां पर देखा था, नॉर्मल हमेशा विस्थापन की क्या हो रही है जी, लंबवत हो रही है। भाई हर जगह जहां नॉर्मल है वो मुड़ेगा तो वो विस्थापन के लंबवत होएगा, तो कोस 90 डिग्री होएगा, तो नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। mg के कारण कार्य क्या आएगा, mg कहाँ लग रहा है जी, नीचे। आप ये समझिए, आप भाई वस्तु यहां से यहां आई, अब सिर्फ y दिशा में विस्थापन कितना किया, h, y दिशा में बल कौन सा लग रहा था, mgh कोस 180 डिग्री हो गया, ठीक है। घर्षण बल क्या हुआ है, म्यू इंटू एन, घर्षण बल म्यू, एन क्या होता है, mg कोस थीटा, mg कोस थीटा हम यहाँ से लिया क्योंकि घर्षण बल यहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ घर्षण बल लग रहा है जी पीछे, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, आगे, ds, ये देखो ds विस्थापन तो आगे ही हो रहा है, तो f ds कोस 180 -1 माइनस का f ds, f की हमने वैल्यू रख दी है, ये समाकलन का निशान है, ध्यान से देखना, ये इंटीग्रेशन का निशान है, समाकलन आपने लगाया, ठीक है, f की वैल्यू रख दी माइनस म्यू mg कोस थीटा, ds की वैल्यू आपने क्या रखी, dl बाई कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, ये इंटीग्रेशन है, फिर पूरे dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे dl का इंटीग्रेशन dl जुड़ के l बन जाएगा,
तो आगे आ जाएगा माइनस का म्यू एम जी एल, माइनस का म्यू एम जी एल, माइनस का आपने पुट किया, दोनों दूसरी तरफ चले गए, ये फाइनल है। जब वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें। लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है जी, अगली प्रॉब्लम पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मल का जो न तल पे लो या क्षैतिज तल पे लो, नॉर्मल के द्वारा कार्य जीरो होगा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल किसी वस्तु पे लग रही है तो वो उसके विस्थापन के तो लंबवत ही है। नॉर्मल का मतलब ही है लंबवत, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते इसीलिए हैं इसको, क्योंकि यह वस्तु के लंबवत ही कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात देखिए, अब इस पर और कुछ टाइप के हमें सवाल मिल रहे हैं कार्य पर, कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड। तो देखिए, कार्य ऊर्जा से रिलेटेड हम कुछ और सवाल करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। अब ये देखिए, जैसे इस टाइप का कोई सवाल आपको मिल जाए, इस टाइप का कोई आपको सवाल मिल जाए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे कि ये स्थिति है और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से फिर आप ऐसे जा रहे हो, समझ गए, ये स्थिति है। तो मैं बोलूँ ये बिंदु ए है, एक घर्षण रहित ए बी सी बिंदु रखा गया, हल्का सा दाईं ओर विस्थापित किया जाता है। जब ये बिंदु बी पर पहुंचता है तो इसकी चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया जी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, कोई दे दिया है। इन दोनों बिंदुओं की धरातल से ऊंचाई दे रखी है जी आपको अलग अलग, ये धरातल से ऊंचाई दे रखी है और ये धरातल से ऊंचाई दे रखी है। बिंदु ए की ऊंचाई है जी 1 मीटर, बिंदु बी की ऊंचाई है जी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, एक घर्षण रहित पथ ए बी सी बिंदु ए पे रखा गया है, हल्का सा दाईं ओर विस्थापित किया जाता है। बिंदु ए पर एक वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु रखी गई थी, आप उसको हल्का सा विस्थापित करते हो तो बिंदु बी पर उसका वेग क्या होगा, ये पूछा है जी। एम उसका द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान की वस्तु है। यहां हल्का सा उसको आप विस्थापित कर दें, बिंदु बी बिंदु पर वेग बताइए, बी बिंदु पर वेग बताइए उसका। तो अब देखिए क्या हुआ है, वस्तु नीचे आई है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बदली है, स्थितिज ऊर्जा घटी है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, सिंपल बात है जी। आरंभिक वेग नहीं लेना उसका, आरंभिक वेग हल्का सा विस्थापन, हल्का सा विस्थापन मतलब आरंभिक वेग क्या है, 0 ही है। ठीक है, तो हुआ क्या है, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी तो गई कहाँ, कुल ऊर्जा तो नियत रहती है, तो गई कहाँ वो, गतिज में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है जी, स्थितिज ऊर्जा में जब भी कमी लेनी हो mgh2 माइनस h1, भाई mgh1 और mgh2, और गतिज ऊर्जा में हाफ m फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ये आ गया जी बेसिक फार्मूला। दो ऊंचाई दो वेग, आरंभिक वेग दिया जा सकता था लेकिन यहां पर नहीं दिया है, हल्का सा विस्थापन का मतलब है आरंभिक वेग 0 ही लेके चलना है। तो देखो mgh2
बड़ी ऊंचाई 1 मीटर, h1 छोटी ऊंचाई 0.5 मीटर, हाफ m। अंतिम वेग कहां पर काम करना है, बी बिंदु पर माइनस ए बिंदु पर। m से m कट गया, g की वैल्यू रख दो 10.5, 1/2। बी बिंदु का वेग आपको निकालना है और ए बिंदु का वेग क्या है, 0। 0.5 को 10 से करेंगे 5, 5 को 2 से करेंगे 10, बराबर बी बिंदु के वेग का स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा जी बी बिंदु का वेग √10। बी बिंदु का वेग कितना है बताओ, √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब कोई ऐसा सवाल आ जाए, बी, ये समझिए नत्तल नहीं है, नत्तल ये ऐसा है, दो स्थिति बनाता हूं जी मैं। एक स्थिति तो ये ऐसे है, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है। एक स्थिति ये ऐसे है, देखना, एक स्थिति ऐसे है, ठीक है। और यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे समझ लो बस, छोटा सा स्प्रिंग, छोटा सा स्प्रिंग है, इसकी लंबाई हम ले नहीं रहे हैं, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। यहां पर एक ब्लॉक आ रहा है मास का, और यहां पर भी एक ब्लॉक आ रहा है मास का। ये इधर नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा। इसकी ऊंचाई h ले रहा हूं, इसकी ऊंचाई h ले रहा हूं। ये एक ठोस है, इसमें भी आगे यहां पर ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। दिखने में ये दो चित्र हैं, लेकिन बात एक ही है जी। ये L कितना भी हो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस L जो आपका दे रहे हो, आधार का जो तल है वो कितना भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक ही फार्मूला लगाना है। यहाँ छोटा सा स्प्रिंग इसलिए दिखाया ताकि आप ये न समझ लो कि ये लंबाई को कम कर रहा है, न तल की ऊंचाई जितनी है उतनी रहेगी अभी, ठीक है। तो क्या इसका स्प्रिंग नियतांक K है, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा जी। क्या हुआ, ब्लॉक नीचे आया तो किस में कमी हुई, पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई, स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई। तो गई कहां, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, स्प्रिंग ऊर्जा में, स्प्रिंग ऊर्जा में क्या हुई बोलो, वृद्धि हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई जी mgh, और स्प्रिंग ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो गई, हाफ kx²। बस यहां से आप k निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। जैसे 2 mgh = kx², x² की वैल्यू आ गई 2 mgh/k, और x आ गया √2 mgh/k। स्क्रीनशॉट लो, अच्छी प्रॉब्लम है दोनों। 2 mgh/k कोई भी वैल्यू दी जा सकती है आपको, यहाँ पर सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है x निकालने के लिए, k निकालने के लिए, ठीक है। अच्छे सवाल थे दोनों ही। अब इस पर बेस्ड कुछ और सवाल करा रहा हूँ, देखिए। हाँ देखना, इस पर बेस्ड है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो देखो बात क्या है,
बात ये है जी कि यहाँ पर इस जैसा से एक सवाल मिलेगा आपको मॉड्यूल में स्टेज 2 में एक सवाल है लास्ट में से जाके। हाँ, ये सवाल है जी, सवाल नंबर 56, स्टेज 2 का ये 56 नंबर क्वेश्चन है। स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 56 वो इसी पर आधारित है। क्या क्वेश्चन है देखो, पहले चित्र बनाओ। ये चित्र दिया हुआ है, देखो क्या चित्र दिया हुआ है। ये 14 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर और फिर नीचे, ऐसी स्थिति है जी। ठीक है, ये बिंदु ए है, ओके, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। ठीक है, 14, 5, 7, ये 5 है, ये बिंदु सी है और ये 7 है। 7 मीटर, 5 मीटर, 14 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं जी हम, m द्रव्यमान की एक वस्तु यहाँ रखते हैं। तो प्रॉब्लम सुनिए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कह रहे हैं चित्र में एक घर्षण रहित सतह पर ऊर्ध्वाधर दर काट दर्शाया गया 2 किलोग्राम के द्रव्यमान का गुटका स्थिति ए से छोड़ा जाता है। यहाँ से छोड़ा जाता है जी 2 किलोग्राम का गुटका छोड़ा जाता है, मतलब उसका आरंभिक वेग क्या है, 0, विराम से छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब यह स्थिति सी पर पहुंचेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। स्थिति सी पर पहुंचेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, दो तरीके से निकाल सकते हैं। बिंदु सी पर इसकी गतिज ऊर्जा पूछ सकता था, वेग भी पूछ सकता था। क्या पूछा जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ कहाँ पर, बिंदु सी पर। तो एक तो तरीका जी मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको। एक तरीका तो आप पहले ए से बी करो, फिर बी से सी करो। एक तरीका है बिल्कुल डायरेक्ट कर दो, ए से सी लगाओ। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी, मैं ए से सी में काम कर रहा हूं डायरेक्ट, ए टू सी। मैं समीकरण कहां से कहां लगा रहा हूं, ए से सी, ए से सी। ठीक है, ए से सी आप देखेंगे mg(H2 - H1) 14 - 7 हाफ m सी बिंदु के वेग का स्क्वायर माइनस ए बिंदु के वेग का स्क्वायर। m से तो m कट गया, g का मान 10, 14 - 7, 7, 1/2 सी बिंदु के वेग का स्क्वायर माइनस ए बिंदु के वेग का स्क्वायर, 0 हो गया। 70, 70 दूना 140 सी बिंदु के वेग का स्क्वायर, और यहाँ से सी बिंदु के वेग पूछे तो वेग बता देना कितना, √140। आपको तो गतिज ऊर्जा पूछी है सी बिंदु पर, तो गतिज ऊर्जा भी बता सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जी, मुझे ऐसे नहीं, मुझे बी बिंदु पर पूछा होता, फिर बी से सी पे जाना होता, तो कैसे जाते। अब देखो, पहले ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, तो mg(H2 - H1) हाफ m बी बिंदु के वेग का स्क्वायर माइनस ए बिंदु के वेग का स्क्वायर। हम से m कट गया, 10, 14 - 5, 9, 1/2 बी बिंदु के वेग का स्क्वायर, और ए बिंदु का वेग क्या है, 0। तो यहां से आपको बी बिंदु के वेग का स्क्वायर कितना मिला, 90 दूना 180 मिला जी। अब मैं बी से सी जा रहा हूं, देखो बी से सी कैसे जाऊं, mg, इस बार स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, बी से सी लेना है तो बी से सी ले लो भाई। आपको कहां से कहां जाना है, ये बात ध्यान रखना। ये 14 था तो ये कहां पर था, H2 - H1, और यहां पर है बी बिंदु के वेग का स्क्वायर माइनस ए बिंदु के वेग का स्क्वायर। 14 क्या था, ए बिंदु था,
ये यहाँ पर आया है जी, 5 था ये यहाँ पर आया है, तो मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ जी 14, मतलब ये इधर आएगा बी बिंदु के वेग का स्क्वायर, और बी बिंदु का वेग का स्क्वायर तो बी बिंदु पर 5 मीटर था, ठीक है। सी बिंदु के वेग का स्क्वायर, सी बिंदु के वेग का स्क्वायर आप लेंगे तो सी बिंदु के वेग का स्क्वायर लेंगे, सी पर कितना भाई, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, अपने आप कट जाएंगे। जी 10 5 माइनस 7 2 1/2, सी बिंदु के वेग का स्क्वायर लेना ही है। बी बिंदु के वेग का स्क्वायर कितना आया था, बी बिंदु के वेग का स्क्वायर आया था जी 140, नहीं बी बिंदु के वेग का स्क्वायर आया था 180, 180 आया था, समझ गए। तो ये माइनस का 20 दूना माइनस का 40 बराबर क्या, सी बिंदु के वेग का स्क्वायर माइनस 180, 180 को उधर ले जाओ, माइनस 40 प्लस 180 बराबर सी बिंदु के वेग का स्क्वायर, यानी फाइनल आप सोल्व करोगे तो सी बिंदु का सेक का स्क्वायर कितना आया, 140 आ गया फिर से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, आपको ये ध्यान रखना है जी, यहाँ पर हम लेते हैं बड़ी माइनस छोटी, तो यहाँ पर भी बड़े माइनस छोटी लेंगे, बड़ा सी का छोटा, ये क्या है, यहाँ पर हमने आपने सी का क्या है वेग कम होगा, यहाँ आपने छोटा माइनस बड़ा किया तो यहाँ छोटा माइनस बड़ा कर दिया, यहाँ बड़ा माइनस छोटा तो यहाँ पे भी बड़ा माइनस छोटा। कहने का मतलब जिस बिंदु की ऊंचाई लो उस बिंदु की का वेग यहाँ पीछे आएगा। ये सी बिंदु की वेग तो आ गया। अब आखिरी पॉइंट अगर देखें, सी बिंदु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी सी बिंदु पर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम इंटू सी बिंदु के वेग का स्क्वायर, हाफ द्रव्यमान कितना था 2 और सी बिंदु के वेग का स्क्वायर कितना है जी 140, तो उत्तर कितना आ जाएगा 140 जूल, देख लीजिए उसका उत्तर यही है। तो ठीक है जी, आज हमने यहाँ तक किया है। होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या करना है आपको होमवर्क करना है जी, एग्जाम्पल आगे कर लीजिए, एग्जाम्पल बढ़ा दीजिए, आप 15 तक एग्जाम्पल कर लीजिए, और स्टेज 3 के स्टार्टिंग कोई क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन 1 से 20 तक, जो पावर के क्वेश्चन आ जाए वो छोड़ देना, ठीक है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।